जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज चलिए हम लोग इस क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं डीएन सर, बायोलॉजी फैकल्टी, साइंस एकेडमी में आप लोग को है ना टारगेट बायोलॉजी वाला में आपका वेलकम स्वागत है। आइए जल्दी से हम लोग इस चैनल पे हम बन जाए, जबरदस्त तरीके से बनेंगे। और आज से हम लोग जो हम क्लास पर हम धुआं टॉपिक मचाने वाले हैं, क्योंकि आज जो हम लोग बायोलॉजी यानी टारगेट बायोलॉजी वाला में हम लोग यहाँ से बायोलॉजी का एकदम बम्पर इनाम, बम्पर टॉपिक, बम्पर तैयारी के साथ हम लोग बायोलॉजी को गर्दा गर्दा मचाने वाले हैं। बस आप वीडियो को स्किप नहीं करना है, जल्दी से जब पहले क्या करो, जितने भी आपका फ्रेंड है, दोस्तों के पास जल्दी से लिंक को शेयर करो, क्योंकि यहाँ से बायोलॉजी क्लास स्टार्ट हो चुका है। और सभी दोस्तों को आप बताओ, बोलो, है ना, यहाँ से बायोलॉजी का जो आपका संस्था है यानी चैनल है, यहाँ से बहुत भरपूर कोर्सेस होने वाला है। क्योंकि यहाँ से हर एक टॉपिक, हर एक छोटे से टॉपिक, बड़े टॉपिक बायोलॉजी के बारे में चर्चा होने वाला है। चाहे वो क्लास किसी चीज का क्लास हो, चाहे वो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास या किसी प्रकार का है ना अदर कॉम्पिटेटिव क्लास या मेडिकल क्लास के साथ साथ यहाँ नेट की भी आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए आप इस क्लास पे बन जाइए, इस चैनल पे बनिए, कि यहाँ से हम लोग क्लास की ओर लौटने है ना लौटने वाले हैं। कहा जाता है कि बस चिता की चाल और बाज की नजर पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए मेरे भाई, मेरे दोस्त। बस बीच में स्टूडेंट भाई के बीच में, आप लोग के बीच में कभी मस्तानी नहीं आना चाहिए। तो इस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट दम हम लोग 0 लेवल से करने वाले हैं, क्योंकि आज जो मेरा कोर्सेस बस आपका कोर्सेस है। आप जितना मेरा सपोर्ट करोगे, इस चैनल को आगे बढ़ाओगे, उतना हम आपको यहां से, बस मैं आपको वादा करता हूं कि आपको बायोलॉजी को दीवाना नहीं बना दिया, वो उसके बाद डीएन सर मेरा नाम नहीं। बायोलॉजी तो पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा कि बायोलॉजी पढ़ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर डीएन सर पढ़ना वो इंपॉर्टेंट है। डीएन सर से पढ़ लीजिए, बायोलॉजी पढ़िए, उसके बाद मजेदार टॉपिक के बारे में देखिए कि क्या बायोलॉजी होता है। तो आइए हम आप लोग को इस चैनल पे, इस संस्था पर, यानी आपको TBW टारगेट बायोलॉजी वाला में आप लोग को स्वागत है, मस्त वेलकम है। आप ईमानदारी से इस चैनल को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए, और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करते हैं ताकि वहां से जो होता है हम लोग को क्या होता है, और साथ साथ हम लोग को पढ़ाने में इंटरेस्ट जो होते हैं वो कम होते हैं। क्योंकि भाई मेरे स्टूडेंट, मेरे आप जिस लेवल के लिए बनना चाहते हो, हीरो बनना चाहते हो, उसके लिए आपको बेहतर मेहनत करना पड़ेगा। और वो बेहतर मेहनत करने के लिए हम आपके साथ हैं। तो चलिए आज हम लोग 0 टॉपिक से चालू करने वाला है। उस टॉपिक के हम लोग नाम को देखेंगे। आज उस टॉपिक में हम लोग का पढ़ना क्या क्या होगा, क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। टॉपिक हमारा है, टॉपिक हमारा मिलेगा, बहुत सुंदर सा टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं कि वो टॉपिक में मुझे क्या पढ़ने वाले हैं। इसलिए दम आप लोग वीडियो पे बने रहें, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, ताकि तब आपका बेहतर आपको क्या हो, जानकारी हो। तो चलिए आज
टारगेट बायोलॉजी वाला में आज हम लोग एकदम 0 पॉइंट से चालू करने वाले हैं, जिस टॉपिक के नाम ही हमारा है एकदम सबसे टॉपिक आज हम लोग यानी बायोलॉजी का हीरो नहीं बन गए उसके बाद बोलना, ठीक है, क्योंकि आज हम सबसे टॉपिक छोटा करने वाले हैं यानी बायोलॉजी का। और वो बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी अगर होता क्या है, जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान कहते किसे हैं, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो बायोलॉजी का मतलब ही होता है कि जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी जो होता है स्टडी टू लाइफ इज कॉल्ड इन द बायोलॉजी, स्टडी टू लाइफ इज बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग सिर्फ ओनली कहेंगे। और बायोलॉजी का मतलब ये होता है, ध्यान देना, बायोलॉजी में जिसमें हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार का सजीव है वो सभी को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कहेंगे कि जीवों का अध्ययन का, सजीवों का अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जिसमें आपको टॉपिक दिख रहा होगा कि सजीवों के अध्ययन को, किसका अध्ययन को, सजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ध्यान देना है, जीवों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जरा टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा कि जीवों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। सच सुन रहे हो? ध्यान देना कि जीवों को अध्ययन को क्या कहते हैं, हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही जीव विज्ञान को जो बताने वाले जो थे वो कौन थे? जिनका नाम था, ध्यान देना, जिनका नाम था देखिएगा, जीव विज्ञान के जो जनक जो होते हैं वो जिनका नाम था अरस्तु। आप एकदम ध्यान दो कि जीव विज्ञान के जो जनक होते हैं वो कौन होते हैं? अरस्तु होते हैं। कौन होते हैं? अरस्तु होते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं कि जिसमें सभी ना जितने भी प्रकार के हमारा जो है सजीवों का अध्ययन करते हैं। आप बस लिखते चलेंगे, आप ध्यान देते चलिएगा। सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक जो होते हैं वो कौन कहलाते हैं? वो अरस्तु कहलाते हैं। इसीलिए यानी फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं, अरिस्टोटल कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अरिस्टोटल कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी के उसके बाद बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला जो आपका होता है जूलॉजी होता है। क्या होता है? जूलॉजी होता है। और दूसरा होता है बोटनी होता है। क्या होता है? बोटनी होता है। ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और दूसरा होता है बोटनी। पहला होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बोटनी। और जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? जूलॉजी में पढ़ने वाले हैं जिसमें सिर्फ किसका अध्ययन होगा? यानी सजीवों का अध्ययन होता है। यानी कहने का मतलब होता है जिसमें सिर्फ किसका अध्ययन होगा? यानी जीवों का अध्ययन होगा। किसका अध्ययन होगा? जीवों का अध्ययन होगा। इसीलिए फादर ऑफ जूलॉजी कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। ये भी का जनक कौन है? अरस्तु ही है। इनका भी जनक कौन है? अरस्तु ही है। किनका जनक? यानी जूलॉजी के भी जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। और उसके बाद बोटनी की बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में बात करेंगे? बोटनी के बारे में बात करेंगे, यानी पादप जगत के बारे में बात करेंगे। तो पादप जगत में सिर्फ पौधों को यानी पादपों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पादपों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इनका जो जनक कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। और यही को भी ध्यान दीजिएगा कि फादर ऑफ बोटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान का जनक कौन होते हैं? अरस्तु होते हैं। लेकिन यही जब बताया गया है 1801 ईस्वी में बायोलॉजी को परिभाषित किया गया है। और वो करने वाले कौन थे? जिनका नाम था लैमार्क था। जिनका नाम क्या था? लैमार्क जो थे वो सर्वप्रथम जो है बायोलॉजी के बारे में बताने वाले थे। क्योंकि कब बताया गया था? 1800 यानी 1 ईस्वी में। बायोलॉजी 2 शब्द से बना होता है ना। पहला होता है बायो और दूसरा होता है लॉजिया। बायो प्लस लॉजी, यानी बायो प्लस लॉजी का मतलब होता है जीवों का अध्ययन, स्टडी टू लाइफ, जिसमें जीवों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो आइए हम लोग एकदम छोटे से टॉपिक से चलने वाले हैं जिसका नाम ही है सेल्स।
यानी कोशिका। ये बहुत ही हमारा पूछने वाला क्वेश्चन जो है, जिसका नाम ही है, हम आप लोग को देख रहे होंगे, जिसका नाम ही है कोशिका। जी हाँ, आप लोग ना बाबू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, दम आराम से वीडियो पे बने रहो, क्योंकि यहां से आपका दम क्लास जो है बम्पर क्लास होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग सेल्स खत्म करने वाले हैं। अगर सेल्स ना समझ में आए उसके बाद मुझसे बोलना कि हाँ मुझसे सेल्स खत्म नहीं हुआ, सेल्स तो आप पढ़ा दिए सर, लेकिन मुझे सेल खत्म पता ही नहीं चला कि सेल कहते क्या है, सेल्स होता क्या है, सेल्स होता क्या है। यही सेल्स के बारे में हम ना आपसे बात करने वाले हैं कि सेल्स का मतलब क्या होता है, कोशिका का मतलब क्या होता है, कोशिका का अर्थ क्या होता है, कोशिका में हम लोग को पढ़ना का क्या है, कोशिका के बारे में बताने वाले कौन थे। इसी के बारे में आज हम आपसे टॉपिक में बात करेंगे, जिसका नाम ही है कोशिका। जी हाँ, किसके बारे में बात करेंगे बाबू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, किसके बारे में बात करेंगे, जल्दी से बताओ। कोशिका के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कोशिका के बारे में। और यही कोशिका जो होता है, कहेंगे कि कोशिका जो होता है हमारा शरीर के सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका जो है हमारे शरीर के, कोशिका हमारे जो होता है हमारे शरीर के सबसे छोटी, हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, राम छोटी, ये कुछ है इकाई है। यहां से पूछता है क्वेश्चन कि कोशिका एक प्रकार की क्या है, तो कोशिका एक प्रकार की इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई है। इसी को बताने वाले थे, जिसको सर्वप्रथम बताया गया था 1665 ईस्वी में बताया गया था, 1665 ईस्वी में बताया गया था। जिसको बताने वाले थे सर्वप्रथम, जो कोशिका को बताने वाले थे, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक नाम था। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोशिका के बारे में सर्वप्रथम बताए थे, और उन्होंने बताए थे जब रॉबर्ट हुक ने ना, तो वो कोशिका क्या था? पादप कोशिका था। कौन सी कोशिका था? पादप कोशिका था। और वो भी में कोशिका कौन सा था? मृत कोशिका था। कि क्या था? मृत कोशिका था। इसीलिए फादर ऑफ क्या, यानी अगर कोशिका के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो फादर ऑफ, और यही कोशिका को सर्वप्रथम जो है वो बताने वाले थे रॉबर्ट हुक। और कोशिका का सबसे पहला जो नाम पड़ा था वो क्या बना था? साइटो बना था। क्या बना था? साइटो बना था। और इस पर अध्ययन जारी था, इसीलिए बनता है लॉजी। क्या बनता है? लॉजी। जब यहां से दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा साइटोलॉजी। क्या बन जाएगा? साइटोलॉजी बन जाएगा। यानी कोशिका का, यहां से ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि कोशिका का सबसे पहला के नाम क्या था? तो साइटो से क्या बना? साइटोलॉजी बना। इसलिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। या फादर ऑफ साइटोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी को फादर ऑफ साइटोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को किया जाता है। इन्होंने कोशिका का खोज सर्वप्रथम कब किए थे? 1665 ईस्वी में। पादप कोशिका वो मृत कोशिका था। लेकिन उसके बाद है ना, जीवित कोशिका का खोज करने वाले कौन थे? जीवित कोशिका का खोज करने वाले थे, जीवित कोशिका के अगर हम लोग बात करते हैं, जीवित कोशिका का जो खोज करने वाले थे वो कौन थे? जो 1674 ईस्वी में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1674 ईस्वी में खोजा गया था। और जो खोज करने वाले थे, जिनका नाम था क्या? एंटोनी। क्या नाम था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किए थे। और वो कोशिका क्या था? वो समुद्री कोशिका था। कैसा कोशिका था? समुद्री कोशिका था। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इनको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका का खोज कौन करने वाले थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किए थे। इसीलिए इनको ध्यान दीजिएगा, इन्हीं आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं का नाम है ना। किनका? अगर क्वेश्चन आपसे कंपटीटिव में करेगा ऐसा, ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। उसके बाद
हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में, फिर से कोशिका की बात करेंगे। ये तो जीवित कोशिका, मृत कोशिका के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। उसके बाद देखिएगा कि कोशिका का जो सिद्धांत देने वाले थे, उन्होंने कोशिका के बाद कोशिका के अंदर जो केंद्रक को खोज करने वाले थे, केंद्रक का जो खोज करने वाले थे, उनका नाम था, उनका क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन नाम था। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन नाम था, जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने कब किए थे? 1881 ईस्वी में। ये कब किए थे? रॉबर्ट हुक यानी रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर, जैसे ये मान के चलो ये कोशिका हो गया, ये कोशिका का तो खोज कर दिया गया, ये कोशिका का तो खोज कर दिया गया, और इसके जो अंदर जो केंद्रक है, इसके अंदर जो केंद्रक है, इन्हीं को खोज करने वाले थे, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ये कब किए थे? 1881 ईस्वी में किए थे, है ना। इसलिए, और इस कोशिका का जो सिद्धांत बताने वाले थे, सिद्धांत बताने वाले थे, जिनका नाम था स्लाइडन और स्वान, जिसका नाम था स्लाइडन। क्या नाम था इनका? कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत देने वाले कौन थे? जिनका नाम था, ध्यान दीजिएगा, कोशिका का जो सिद्धांत दिए थे, उनका नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था? स्लाइडेन एवं स्वान नाम का वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन एवं स्वान नाम के, स्लाइडन स्वान नाम का एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने स्लाइडन और स्वान नाम का वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किए थे? कोशिका के बारे में बताए थे और कोशिका का सिद्धांत बताए थे, और इन्होंने ही बताए थे कि कोशिका हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई होती है, जो शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। उसके साथ साथ ये तो टॉपिक आपका रह गया, कोशिका का खोज कर दिया गया, कब खोज किए, किसने खोज किए, कब कहे ना, क्यों किए, सब आप लोग को पता चल गया। उसके बाद हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं कि सबसे, है ना, उसके बाद इन्होंने मृत कोशिका को हम लोग क्या कहा जाता है सर? मृत कोशिका को, जो मरा हुआ जो कोशिका जो है, उसको हम लोग क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए, जो मरा हुआ कोशिका होता है, जो मरा हुआ कोशिका होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मरा हुआ कोशिका जो रहता है, उसको कौन सा कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं, यानी मरे हुए कोशिका के नेफ्रोसिस कहते हैं। और जीवित कोशिका को क्या कहा जाता है? जीवित कोशिका को क्या कहा जाता है? माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है। माइक्रोप्लाज्मा क्या कहा जाता है? माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है। और इसीलिए टॉपिक चलता है कि अगर सबसे छोटी कह दे, सबसे छोटी कह देगा, अगर सबसे छोटी कह दे, ध्यान देना ना टॉपिक पे, अगर सबसे छोटी कोशिका का नाम पूछ दे, अगर, है ना, कह देगा, तो वो क्या होता है? जो होता है माइक्रोप्लाज्मा होता है, सबसे छोटे माइक्रोप्लाज्मा होता है। ध्यान देना टॉपिक, जो अगर आपसे पूछ दे कि जो सबसे छोटी कोशिका है वो कौन है, तो वो माइक्रोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है ना, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। ध्यान दीजिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा है। कौन सा अंडा है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये तो रह गया, अगर छोटा बात करे तो कहेंगे तो माइक्रोप्लाज्मा है, अब बड़ा है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। लेकिन अगर कह देगा, मानव में कह देगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है, मानव में कह दे, तो वो होता है पुरुष में, जिसका नाम है शुक्राणु। क्या नाम है? शुक्राणु, यानी स्पर्म। अगर 12 की बात कर दे तो 12 होता है अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु, जो स्त्रियों में होता है। अगर सबसे खाली कहे तो माइक्रो, सबसे छोटा कहे तो माइक्रोप्लाज्मा, अब बड़ा कहे तो शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन अगर मानव में कह दे तो आपको याद रखना है, छोटा में शुक्राणु और बड़ा में अंडाणु। शुक्राणु जो पुरुषों में होता है और अंडाणु जो होता है स्त्रियों में होता है। क्या होता है? अंडाणु जो स्त्रियों में होता है। उसके बाद जो हमारा जो है, हमारे शरीर के एक ऐसे भी कोशिका हमारा डिवीजन करता है, सेल्स हमारा जो होता है वो डिवीजन करता है, वो प्रकार में बांटता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे भी कोशिका होता है जो विभाजन नहीं करता है। क्या? विभाजन नहीं करता है। वो कौन सी कोशिका होता है जो विभाजन नहीं करता है? तो इसलिए एकदम आप वीडियो पे एकदम स्किप नहीं मुझे चाहिए, बस वीडियो को स्किप मत करो। और यहाँ से धमाकेदार टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे छोटी जो कोशिका जो होता है, सबसे छोटी कोशिका को जब
पूरा की बात करते हैं तो उसको सबसे छोटी कोशिका जो होता है तंत्रिका तंत्र का होता है। किसका होता है? ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका है ना, तंत्रिका तंत्र का होता है। किसका होता है बुआ? तंत्रिका तंत्र का होता है। किसका होता है? तंत्रिका तंत्र का। यानी कहेगा तो किसका होता है बुआ? किसका होता है बताओ? ब्रेन का होता है। किसका होता है? ब्रेन की कोशिका, जिससे हम लोग कोशिका के नाम से जाना जाता है सन्निया, है ना, स्नायु के नाम से जाना जाता है, स्नायु कोशिका भी कहते हैं। और हमारा जो टॉपिक जो होता है तंत्रिका जो कोशिका होता है, कोशिका जो है किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं करता है। ब्रेन का जो कोशिका होता है वो कभी विभाजन नहीं करता है। यानी हमारा सभी शरीर, हमारे जो शरीर का सभी जो कोशिका है वो डिवीजन करता है, लेकिन ब्रेन का जो होता है कभी कोशिका डिवीजन नहीं करता है। अगर एक बार चोट लग गया वो मृत्यु हो जाता है, और जब मृत्यु हो जाता है तो हमारा लाइसोसोम हटाने के काम नहीं करता है, क्योंकि लाइसोसोम हमारा मरे हुए कोशिका को क्या करता है? हटाने के काम करता है, गलाने के काम करता है, साफ करने के काम करता है, ठीक है। लेकिन हमारे इसमें ब्रेन में जो होता है लाइसोसोम होता ही नहीं है, तो लाइसोसोम होगा नहीं तो हमारे इसका कोशिका को कौन साफ करेगा? इसलिए जब ब्रेन में जब चोट लग जाता है ना तो वो घात बना लेता है, और समय आने के बाद वो अपना रूप दिखाता है, कैंसर का रूप दिखाता है। इसलिए हम लोग को देखिएगा सरकार भी और हम लोग को, यानी सब हाथ पैर अगर टूट जाता है तो वो चल सकता है, लेकिन अगर माथा में ब्रेन में अगर चोट लग गया तो वो देखिएगा सदियों सदियों के बाद, साल 2 साल 5 साल 10 साल यानी उम्र में कभी भी वो उसका अंश दिखा सकता है, जो आपको एक खतरनाक रोग आपके पास ला सकता है। तो इसलिए कभी भी आप गाड़ी चलाओ हेलमेट का यूज करो ही, एकदम पक्का यूज करना है, क्योंकि हमारा बाबू सेल से अगर हाथ पैर टूट जाए तो हम लोग चल सकते हैं, लेकिन जब ब्रेन में चोट लग सकता है बाबू तो वो ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए आप एकदम बच के रहो। इसलिए सरकार भी हम लोग को देता है कि नहीं, अपने कम से कम जान को सुरक्षित रखो बाबू। तो इसलिए हम लोग को सेल्स डिवीजन, यहाँ ब्रेन में सेल्स डिवीजन नहीं होता है। बस 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 मुझे एक लाइक दो भाई, लाइक बटन दो, और उसके बाद इस चैनल को आगे बढ़ाओ। यहां से हम कोर्सेज भरपूर करेंगे, वहां से आप बैठकर बस एक टर्च के कारण आप मेरे वहां से कोर्सेज करो, और यहां से हम आपके सामने आपके पास आकर मैं आपका कोर्सेज करने वाला हूं। इसलिए आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। उसी के बाद हम लोग अगर टॉपिक पर चलते हैं तो वही करता है कि हमारा सेल्स डिवीजन जो होता है वो ठीक नहीं होता है, क्षतिग्रस्त कोशिका ठीक नहीं होता है ना, चोट लगने के बाद ही तो ऑटोमेटिक मर जाता है। उसके बाद सबसे तेजी कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे ज्यादा भी है, कुछ ऐसे भी होता है कि जो सेल्स डिवीजन करता ही नहीं, और कुछ ऐसे भी हमारा शरीर में सेल्स डिवीजन करता है कि अगर वो कट जाए तो वो फिर से बना ले। यानी हमारा शरीर के एक ऐसे अंग है जिसका नाम है यकृत, जिसका नाम है जिगर, जिसका नाम है लिवर, इसी का नाम है। जी हाँ, अगर मान के चलो कि अगर जिगर अगर मान लिया जाए कट भी जाता है तो क्या करता है, यही वाला फिर से डोनेशन फिर से क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। जिगर ही है कि वो काट कर क्या कर सकते हैं, दूसरे के पास ट्रांसफर किया जा सकता है ना, ट्रांसफर किया जाता है, वो फिर से क्या करता है, सेल्स डिवीजन इतना ज्यादा करता है। शरीर के में सबसे ज्यादा सेल्स डिवीजन यही करता है। अपने शरीर को अगर कट जाता है तो फिर से बनाने की काम करता है, जिसका नाम है यानी आपका लिवर, यकृत, जिगर, जो बोलना है उसको आप बोल सकते हो। इसलिए सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन करने वाला कौन है, जिसका नाम है लिवर, जिगर, यकृत। कुछ भी आप इसको कर सकते हो। तो पहले आप थोड़ा सा इसको फिर से क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस की ओर डालते हैं कि कौन सा टॉपिक को हम लोग कितने भी पढ़े। आइएगा, आप इसको क्या करना है, आपको एकदम स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप एकदम आराम से लेक्चर को सुनो। यहां से हम आपको पीडीएफ देने के काम करेंगे। बस पीडीएफ के लिए आप एक नंबर देंगे, उस नंबर पर टेलीग्राम पर ऐड हो जाना है, और टेलीग्राम पर ऐड हो जाने के बाद या फिजिक्स वाले टारगेट बायोलॉजी वाला में आप लोगों को क्या करना, ऐड हो जाना है। और ऐड होने के बाद आप उस पर क्या करो, उस पर आप क्या करेगा, जिसमें आपको टॉपिक जाएगा, जिसमें आपको क्या करना होगा, यानी बस ऐड कर लेना होगा। ध्यान देना। ध्यान दीजिएगा, जिसमें अभी हम लोग जितने भी टॉपिक की बात कर लिए थे, हम लोग टॉपिक को जरा ध्यान दो। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक था। यानी कोशिका को सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कोशिका के अध्ययन को क्या बोला गया, साइटोलॉजी बोला गया। कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी बोला गया। कोशिका का सर्वप्रथम खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। कौन करने वाले थे, रॉबर्ट हुक किए थे। और किंतु वो कौन सा कोशिका था, मृत कोशिका था, इसीलिए इनको फादर ऑफ
साइटोलॉजी कहा गया, यानी मृत कोशिका का खोज किए, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया। उसके बाद सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज करने वाले कौन थे, यानी 1674 में किए थे। वो कौन किए थे, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किए थे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने यानी रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 यानी कितने में 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किए थे। क्या किए थे? उसके बाद स्लाइडन और स्वान नाम का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत दिए थे और उन्होंने बताए थे कि कोशिका हमारे शरीर के सबसे एक प्रकार की कोची है, छोटी इकाई है। क्या है? छोटी इकाई है। मृत कोशिका जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी जस्ट बताए थे, नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। और सबसे जो कोशिका जो होता है वो माइक्रोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? माइक्रोप्लाज्मा होता है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। किसका अंडा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। उसके बाद हम लोग बताएं, आगे टॉपिक की बात करें कि सबसे शरीर छोटी जो है कोशिका तंत्र है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, अभी जस्ट बताएं, क्या बोलते हैं उसको? स्नायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की बात किए, उसके बाद आगे की बात हम लोग किए थे। आगे हम लोग टॉपिक में देखें क्या कि इसमें देखें हम लोग कि हमारे जो शरीर का तंत्रिका कोशिका जो होता है वो ब्रेन का जो होता है वो सेल्स डिवीजन नहीं करता है। जो चोट लगने पर उसका मृत्यु हो जाता है और एक समय आने के बाद वो क्षतिग्रस्त भी कर सकता है। उसके बाद टॉपिक में बताएं कि सबसे तेजी से कोशिका विभाजन करने वाला हमारा कौन है? जिगर है, लिवर है, या उसी को आप यकृत भी कह सकते हो। ये आपका टॉपिक देखिएगा, कोशिका के बारे में है। उसके बाद हम लोग को कोशिका के आगे टॉपिक को देखेंगे। एक कोशिका जो होते हैं, कोशिका के बहुत सारे अंग भी होते हैं बाबू मेरे भाई, है ना। कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं। तो उसके बाद देखिएगा कोशिका का बहुत सारे अंग होते हैं और वो अंग क्या क्या होते हैं ध्यान देना है। और वो अंग क्या होता है? कोशिका का हमारा शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे मान के चलो, जैसे सबसे पहला जो हमारा जो होता है, जिसका नाम ही है यानी जीव द्रव। जिसका नाम क्या है? जीव द्रव है। जिसका नाम क्या है? जीव द्रव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं इसको? प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोशिका का प्रकार में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? प्रोटोप्लाज्मा पढ़ने वाले हैं, है ना। यानी जीव द्रव का सबसे पहले जो खोज करने वाले थे, जिसका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था? पुरकिंजे। जिनका नाम था पुरकिंजे, इन्होंने ही बताए थे, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने बताए थे कि यह जो क्या होता है, आपका जो प्रोटोप्लाज्मा जो होता है, यह हमारा शरीर का एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। यह जो होता है यानी जीव द्रव जो होता है, एक कैसा होता है? गाढ़ा तरल पदार्थ है। क्या है? तरल पदार्थ होता है जो जीवन का आधार होता है। जीवन का आधार होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जीवन को आधार भी कहा जाता है। क्या होता है? जब है ना, ये क्या होता है? जीवन का आधार भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो होता है, जीव द्रव के अंदर जो होता है, यानी 80% जो होता है वो जल भरा होता है। क्या होता है? 80% जल भरा होता है। और ये जो होता है वो दो प्रकार के होता है। पहला जो होता है कोशिका द्रव होता है, पहला कोशिका द्रव होता है, और दूसरा होता है केंद्रक द्रव होता है। क्या होता है? दूसरा होता है ना, केंद्रिका द्रव होता है। कौन सा होता है? केंद्रिका द्रव होता है। जहां से ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि पहला टॉपिक में यानी जीव द्रव जो होता है, जीव द्रव के बारे में बताने वाले कौन थे? जिनका नाम था पुरकिंजे थे। और जीव द्रव जो होता है हमारा शरीर का सबसे गाढ़ा तरल पदार्थ होते हैं, जो जीवन के लिए या जीवन के इसको आधार कहा जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में अगर कोशिका विभाजन नहीं करे और कोशिका विभाजन करने के बाद जीव द्रव अगर ना रहे, यानी जीव द्रव ना रहे, तो हमारा शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए जीव द्रव को कोशिका का एक आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का आधार कहा जाता है, जिसमें 80% जल पाया जाता है। जिसमें कितने प्रतिशत पाया जाता है? 80% जल पाया जाता है। आप लोग एकदम बस वीडियो को स्किप नहीं करना है। मुझे बस रिक्वेस्ट है कि मुझे वीडियो स्किप नहीं चाहिए। यहां से आज हम लोग टॉपिक को एकदम समाप्त करने वाले हैं।
इसी तरह से हर एक टॉपिक, हर एक आपका बात, हर एक नए नए टॉपिक के साथ आपको इस चैनल पे मिलेंगे। टारगेट बायोलॉजी वाला में यानी TBW में आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए ये वीडियो पर दम बिंदास सही तरीके से आप लोग दम बन जाइए, दम मस्त है, स्वस्थ रहिए और इस चैनल पे व्यस्त रहिए, क्योंकि यहां से आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक होने वाला है। तो आइएगा फिर से हम टॉपिक की ओर लौटते हैं। और इसी को कितने भागों में बांटा गया? पहला जो हो गया कोशिका द्रव्य में बांटा गया और दूसरा जो हो गया केंद्रक द्रव्य में बांटा गया। उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं, तो हम लोग एक एक करके टॉपिक को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें अभी हम जस्ट आपको बताएं कि ध्यान दो कि इसके बारे में, किसके बारे में? जीव द्रव के बारे में बताएं। तो जीव द्रव के बारे में बताने वाले जीव द्रव का प्रोटोप्लाज्मा का खोज जो है वो ध्यान दीजिएगा, वो कौन किए थे? पुरकिंजे किए थे, है ना। और यह एक प्रकार का हमारा शरीर प्रकार का 11 तरल पदार्थ होता है, इसलिए जीवन को आधार भी कहा जाता है। यह सभी जैविक क्रियाओं में के अंदर होते हैं और इसमें कितने परसेंट होते हैं? 80% जल होता है। और यह दो प्रकार के होते हैं, पहला में आपको बताएं कोशिका द्रव और दूसरा में बताएं आपको केंद्रिका द्रव। हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? यानी ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? कोशिका द्रव के बारे में बात करेंगे। ध्यान देना है, हम लोग अब किसके बारे में बात करने वाले हैं? केंद्रक द्रव के बारे में, कोशिका द्रव के बारे में। कोशिका द्रव है क्या? हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कोशिका द्रव के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोशिका द्रव के बारे में। कोशिका द्रव के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोशिका द्रव में हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव क्या होता है? कोशिका द्रव जो होता है हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, कोशिका द्रव जो होता है हमारा जो होता है, कोशिका द्रव जो होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले तो यही टॉपिक का हम लोग को बात करेंगे कि कोशिका द्रव जो होते हैं ना, हमको खून सोखने के काम करता है। क्या करता है? खून जो होता है सोखने के काम करता है। उसके बाद कोशिका के बारे में, कोशिका द्रव के बारे में आपको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको टॉपिक कोई रखना होगा। कोशिका भित्ति के बारे में बात करना होगा। किसके बारे में? कोशिका भित्ति के बारे में। तो आप देख लीजिएगा कोशिका भित्ति क्या होता है। कोशिका भित्ति को देखिएगा, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव से आपको पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में? कोशिका भित्ति के बारे में। आपका कोशिका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोशिका भित्ति के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? कोशिका भित्ति के बारे में। यानी कहा जाए कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। सेल वॉल में होता क्या है? कोशिका वाला में होता है, यानी ध्यान दो, कोशिका यानी कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति जो हमारा जो होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति जो बना होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और ये केवल जो होता है पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधे में पाया जाता है। और पेड़ पौधे के जो है ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति जो हमारा जो है वो किसका बना होता है? वो सेलुलोज का बना होता है। ये सिर्फ किसमें पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। जो पेड़ पौधा को, किसका? पेड़ पौधा को, ये पेड़ पौधा को क्या करता है? सुरक्षा देता है। पेड़ पौधा को क्या करता है? सुरक्षा देता है। पेड़ पौधों का सुरक्षा देता है। उसके बाद और इस बीच में हम लोग टॉपिक में बात करेंगे। इसमें और ध्यान दीजिएगा कि और क्या होता है, यानी कोशिका भित्ति जो होता है यह जीवाणु में, सुनिएगा, कोशिका भित्ति जो होता है जीवाणु एवं, है ना, जीवाणु एवं पादप कोशिका भित्ति भी किसका होता है? प्रियपाइड। हम लोग को
शरीर में थोड़ा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रीपिडो, है ना, ग्लाइकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लाइकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्रीपेड ग्लाइकेन कहा जाता है। और ये जो होता है प्रीपेड ग्लाइकेन का बना होता है, बना होता है, ध्यान दीजिएगा, बना होता है। इसलिए कहता है कि जीवाणु एक पादप होता है। जीवाणु एक प्रकार की कोची है, पादप है। जीवाणु एक प्रकार की कोची है, पादप है। ध्यान दीजिएगा कि जीवाणु एक प्रकार के पादप होता है, जिसकी कोशिका भित्ति जो होता है, यानी किसकी, यानी जीवाणु का जो होता है, जीवाणु को जो, ध्यान दीजिएगा, जीवाणु को जो होता है, जीवाणु को जो होता है, एक जीवाणु एक प्रकार के कोची है, पादप होता है। किसका होता है? पादप होता है। और इसका जो कोशिका जो भित्ति होता है ना, इसका जो कोशिका जो भित्ति बना होता है, वो किसका बना होता है? प्रीपेडोग्लाइकेन का बना होता है। ठीक है। उसके बाद कवक में जो कोशिका भित्ति होता है, ध्यान दीजिएगा, कवक में यानी जीवाणु में जो कोशिका भित्ति होता है, वो किसका बना होता है? याद रखिएगा, किसका बना होता है? प्रीपिडोग्लाइकेन का बना होता है। किसमें? जीवाणु में। और जो कवक में जो बना होता है, कवक में जो कोशिका भित्ति बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कायरिन का बना होता है। किसका बना होता है? कायरिन का बना होता है। यानी जीवाणु में जो कोशिका भित्ति बना होगा, वो प्रीपिडो किसका होता है? प्रीपिडोग्लाइकेन का बना होता है। और जीवाणु में जो कोशिका, यानी कवक में जो कोशिका पाया जाता है, वो है ना, कायरिन के बना होता है। किसका बना होता है? कायरिन का बना होता है। तो एक किसके बारे में रहा? कोशिका भित्ति के बारे में रहा। किसके बारे में रहा? कोशिका भित्ति के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी प्रकार से, देखिएगा, कोशिका झिल्ली के बारे में। पहले इसको देख लीजिएगा। कह रहा है कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज का बना होता है, केवल पादपों में पाया जाता है। उसके बाद जो जीवाणु का एक पादप होता है, उसका हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपिडोग्लाइकेन कहा जाता है। और कवक जो कोशिका जो होता है, उसको हम लोग कायरिन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कायरिन कहते हैं। और कोशिका झिल्ली जो होता है, सेल मेंबर्स जो होता है, यह जंतु और पादप दोनों में होते हैं। जंतु और पादप दोनों में होते हैं। यह जो होता है, यानी कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली, अगर हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे? कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे। तो कोशिका झिल्ली जो होता है, वो दोनों में होता है। किस में होता है? जंतु में भी होता है, और किस में होता है? पादप में भी होता है। जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। वो क्या पाया जाता है? जिसका नाम ही है, देखिएगा, कि यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। और इसमें जो होते हैं, जो जंतु को, कोशिका झिल्ली जो होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। जितने प्रकार के इसमें कोशिका झिल्ली होता है, सब इसके अंदर होते हैं। उसके बाद कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को क्या करता है? नियंत्रण करता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी कोशिका के अंदर कोई भी जाता है, और वो जाने की क्रिया को हम विसरण और प्रसारण के रूप में करेंगे। क्या करेंगे? विसरण और प्रसारण करते हैं। तो इसलिए आप, है ना, दम इसी तरह से स्टिक बने रहे। हर एक टॉपिक पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से पीडीएफ आपको दिया जाएगा, बस आपको लेक्चर छोड़ना नहीं है। उसके बाद यह कोशिका के अंदर जो नियंत्रण करता है। और यह जो होता है अर्ध, यानी कोशिका झिल्ली जो होता है, वो अर्ध परागमय होता है। क्या होता है? अर्ध पराग, क्या होता है? अर्ध परागमय होता है। यानी कोशिका झिल्ली जो होता है, अर्ध परागमय होता है। क्या होता है? अर्ध परागमय होता है। ये किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली के बारे में होता है। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे, किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। एकदम एक एक टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले, एक एकदम टॉपिक आपको ध्यान देने वाले हैं। इसलिए आप एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना है। बिना स्किप किए हुए मजा दम आने वाला है। दम बिंदास तरीके से रहना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि यहां से मुझे कुछ सीख कर जाना है। आपको लगे कि हम यहाँ से कुछ सीख कर जाना है, और मुझे यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से लगे कि हम कुछ सिखा कर जाना है, तो बस हम दोनों का मकसद एक ही है। आपको जाना है, मुझे पहुंचाना है। बस आइए नए टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम ही है, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है। इसी को, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बहुत अच्छे सुंदर एक और नाम जानते हैं, जिसका नाम है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहा जाता है?
सूत्र कणिका भी कहा जाता है। किसका कहा जाता है? सूत्र कणिका भी कहा जाता है। ध्यान देना, यहां से पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज करने वाले थे, जिनका नाम था अल्टमैन किए थे। अल्टमैन नाम का वैज्ञानिक जो थे वो किसके बारे में खोज किए थे? किसके बारे में खोज किए थे? यानी माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे। और ये किसमें खोजे थे? ऑक्सीश्वसन में खोजे थे। किसमें खोजे थे? ऑक्सीश्वसन में खोजे थे। किसके बारे में खोजे थे? ऑक्सीश्वसन में खोज किए थे। कौन किए थे? जिनका नाम था अल्टमैन। यानी माइटो का खोज यानी खोज कौन किए थे? जिनका नाम था अल्टमैन। उन्होंने क्या किए थे? यानी ऑक्सीश्वसन के बारे में यानी खोज किए थे। और उसमें बताया गया था, उसमें बताए थे कि इसी में हम लोग जो है 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। इसमें दो भागों में बांटा जाता है, दो और हो जाता है 36। यानी दो वो जो होता है वो अशुद्ध होता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, दम ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? और इसी घटना को हम लोग क्या कहता है? क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो होता है, एक बार श्वसन करते समय एक मनुष्य जब है, स्वस्थ मनुष्य एक बार श्वसन करते समय 38 एटीपी का निर्माण करता है। कितने एटीपी का निर्माण करता है? 38 एटीपी का निर्माण करता है। और जब 38 एटीपी का निर्माण करता है तो ये घटना को हम लोग क्रेब्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्रेब्स चक्र है ना, यही आपको अल्टमैन बताए थे। और इन्होंने जो इसीलिए यानी किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को जो कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। ऊर्जा घर कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसी के बाद हम लोग ध्यान दीजिएगा, यही हमारा जो चलते रहता है, यही क्रिया जो चलता है उसको हम लोग क्रेब्स चक्र कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक द्रव जो दीवार जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो दीवार बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? किसका बना होता है? या उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कौन सी कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो ये तो रहा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में रहा। किसके बारे में रहा? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में रहा। तो आप इसी तरह से एकदम वीडियो पे सटीक होकर बने रहें और इसी क्लास पे, इसी टॉपिक पे आपको फिर से मिलने वाले हैं। मैं आज आपसे विदा लेने वाले हैं, क्योंकि हम आपको जो है पीछे की क्लास, नए उमंग के साथ मैं आपसे मिलूंगा। डीएन सर बायोलॉजी वाले फिर से आपसे इसी टॉपिक में मिलेंगे, यानी है ना टारगेट बायोलॉजी वाले में, इसी चैनल, इसी संस्था पे फिर से आप सबसे मिलेंगे। जब तक हमारे तरफ से सभी दोस्तों, भाई बहनों को यानी जय हिंद।